14 क्या था लास्ट क्लास में, है ना? ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोना फाइडी इन द कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 14 के बारे में पढ़ा था। कि अगर हम अपना जो सूट है 14 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द सूट एंड 14 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन। कि जो हमने अगर सूट या कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में फाइल करी है, वेदर इट कैन बी द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है? ओरिजिनल, या फिर रिविजनल कोर्ट, या चाहे एपेलेट कोर्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम पहली बार किस कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, रिविजनल में या एपेलेट में। लेकिन अगर हम जाते हैं वहां पे और विद द ड्यूरेशन कोर्ट को ये रिकॉग्नाइज होता है कि दैट यहाँ पे कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। उसके बाद वो पार्टी कहाँ जाएगी? द एप्रोप्रिएट कोर्ट। हो सकता है तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन और द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड्स। तो इस केस में हम 14 का क्या लेते हैं? बेनिफिट लेते हैं। तो ये मैम ने उसमें बताया था 5 और 14 में डिफरेंस। क्या बताया था मैम ने? 5 और 14 में डिफरेंस क्या बताया था? नहीं, मैम टोल्ड और डिफरेंस की बेसिक डिफरेंस दोनों में। फाइव इज अ ग्रेस एंड 14 इज अ बेनिफिट। वो कोर्ट आपको ग्रेस दे रहा है और यहाँ पे आप बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, सो नाउ यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोली कि 14(1) के लिए ये एक सूट है और पार्टी क्या है? गुड फेथ में वहां पे गई थी, बैड फेथ में नहीं गई थी। उसके बाद इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अपील या फिर रिविजन के लिए। जो पार्टीज है वो दोनों सेम पार्टीज है। अगर पार्टीज डिफरेंट होंगी तो 14 क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद सेम मैटर इन इश्यू, गुड फेथ में, एंड आफ्टर दैट द फॉर्मर कोर्ट जो है बिकॉज ऑफ जुरिस्डिक्शन और ऑफ एनी अदर कॉज ऑफ द लाइक नेचर। That day we did also that any other cause of like nature means it can be joinder of parties और क्या था? So it is notice. हमने ये दोनों किया था ना, अब याद आ गया, लिखा हुआ है। You do not write also है नहीं, बट ऐसे आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए लर्न नहीं रहेगा चीजें। ठीक है चलो, ओके, कोई बात नहीं। प्रोसीजर जानना, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ आपको, डिटेल्स नहीं जाननी है। ठीक है, फॉर्मर कोर्ट वाज अनेबल टू एंटरटेन इट ड्यू टू लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन और एनी अदर कॉज ऑफ द लाइक नेचर। सो एनी अदर कॉज मींस दैट द जॉइंडर ऑफ पार्टी हो गया, कोई भी टेक्निकल इफेक्ट नहीं होगा लाइक रेस जुडिकाटा या एटसेट्रा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये हमने किया था डिटेल में, इसलिए मैं और इस पर डिस्कशन नहीं करूंगी। तो 12(1) टॉक्स अबाउट द जनरल रूल। फिर हमने नॉट, ठीक है, इसका जो लैंडमार्क केस हमारा आता है वो ये आता है, कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइज वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट, जहां पे ये चीज बताई गई थी कि व्हाट डू मीन बाय एनी अदर कॉज ऑफ द लाइक नेचर। आप पेट ओपन कर लो, सेक्शन 15 सेज एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल in computing the period of limitation of any suit or application for execution of decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of continuance of injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. मतलब कोई भी आपका एक सूट चल रहा है, हो सकता है कोर्ट ने क्या किया है, आपको इंजंक्शन दे दिया। स्टेज होते हैं, इंजंक्शन पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? रिलीफ की तरह। ठीक है, इंजंक्शन दिया, तो जिस दिन इंजंक्शन दिया और जितने पीरियड के लिए दिया और जिस दिन विड्रॉ किया इंजंक्शन, जिस दिन विड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल
14th को विड्रॉ किया, 30 डेज के लिए था एंड 15th को दिया गया, ऐसा कुछ करके. सो दिस डेट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड. 30 डेज ये एंड एक दिन ये, 32 डेज विल बी एक्सक्लूडेड. सो ये पोर्शन एक्सक्लूड करके जब आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है आप वहां पे उसको ऐड कर सकते हो, हाँ एक्सटेंड कर सकते हो. और 12(1) के हिसाब से हमेशा द फर्स्ट डेट इज एक्सक्लूडेड. तो हमेशा फर्स्ट डेट का एक्सक्लूजन तो मिलता ही मिलता है. एक बार 12 क्लॉज 1 पढ़ लो. In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the date from which such period is to be reckoned, जिस दिन भी स्टार्ट होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो तो हमेशा ही आपका एक्सक्लूड होगा. ठीक है, तो कभी भी आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड विल नॉट बी सेम, कभी भी वो सेम नहीं होंगे. उसके बाद 15 क्लॉज 2 आपका 15, 16, 17 इज ओनली बेयर एट रीडिंग, इतना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर समझना है. देन एक्नॉलेजमेंट पे हम देखेंगे. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच द नोटिस हैज बीन गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड. जैसे कि हम सेक्शन 80 पढ़ते हैं ऑफ सीपीसी, तो बता सकते हैं क्या है वो? हाँ, नोटिस चाहिए होता है, मतलब सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए है. ठीक है, या बहुत सारे अदर केसेस भी होते हैं जहां पे हमें गवर्नमेंट का पहले सैंक्शन चाहिए. जो जिस दिन आप रिक्वेस्ट भेजते हो सैंक्शन का, जितना पीरियड गवर्नमेंट लेती है टाइम, और जिस दिन सैंक्शन का रिजल्ट आता है उतना टाइम आपका जो है एक्सक्लूड हो जाएगा एंड इट विल बी एडेड आफ्टर योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन. बिकॉज क्योंकि ये पोर्शन में तो जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा हाउ यू कैन ऐड, हाउ यू कैन फाइल द सूट. ठीक है, उसके बाद थर्ड, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय द रिसीवर or interim receiver appointed in proceedings for the adjudication of a person as insolvent or by the liquidator appointed in the proceedings for winding up of the company. The period beginning with the date of the institution of such proceedings and ending with the expiry of the 3 months from the date of the appointment of such receiver or liquidator shall be excluded. Now it is saying that insolvency proceedings में, now what is insolvency? दिवालिया कुछ ऐसे बोलते हैं. ठीक है, जब वो बैंकरप्ट हो गया है तो उसकी पहले सूट फाइल करने से पहले प्रोसीडिंग्स होती है. तो जो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी इंसॉल्वेंसी की, तो नो कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है, जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स खत्म होंगी उससे 3 महीने और, क्योंकि रिपोर्ट बनती है इस टाइम में, तो जितना इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का टाइम है प्लस 3 months शैल बी एक्सक्लूडेड एंड इट विल बी एडेड आफ्टरवर्ड्स. क्लियर? तो ये चीज सिर्फ ध्यान रखना कि 3 months भी यहाँ पे आगे आता है. नेक्स्ट 15 clause 4, sued for possession by purchaser at a sale. In computing the period of limitation for suit for possession by the purchaser at the sale of the execution of the decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. अब जब एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जब आपका डिक्री पास हो जाता है उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए सेल के लिए बोल दिया गया है वेदर ऑफ द इमूवेबल वेदर ऑफ द मूवेबल. अब उसमें ऑब्जेक्शंस ऑब्वियसली रेज होंगे ही होंगे. जब किसी की प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो ऑब्जेक्शन रेज होंगे. तो जितना टाइम ऑब्जेक्शन रेज हुआ और ऑब्जेक्शन का टाइम एग्जीक्यूट हुआ और डिसीजन आया, उतना टाइम क्या है एक्सक्लूड होके आगे आपका एड ऑन हो जाएगा. ठीक है, मैंने क्या बताया 15, 1, 2, 3, 4 में. ठीक है, एंड लास्ट 15 clause 5 इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, कि अगर कोई पर्सन इंडिया से ही एब्सेंट है तो वो कैसे तो फाइल कर सकता है या कैसे उसके अगेंस्ट हो सकता है, दोनों चीज. तो जितना टाइम वो इंडिया में नहीं है तब तक उतना पीरियड आप एक्सक्लूड कर. क्लियर? सेक्शन 15. उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है. एक बार मैं आपको सेक्शन 16 और 17 का आइडिया दे देती हूँ.
सी इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू sue कि where a person who would if he were living have the right to institute a suit or make the application dies before the right to sue has accrued. मतलब जिस दिन किसी के पास फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है ए और उसके पास राइट टू फाइल द सूट किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर आना था, किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर आना था राइट टू फाइल द सूट, बट जिस दिन आना था उस दिन वो मर चुका है, तो क्या होगा? वो सेक्शन 16 बताता है. सो where a person who would, if he were living, have the right to institute a suit or make the application, dies before the right accrues, or where the right to institute a suit or application accrue only on the death, then the period of limitation will be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. So now what it is saying is that कि जो पर्सन जिसको सूट फाइल करना था और जिस दिन फाइल करने का राइट अक्रू हुआ, मतलब राइट अराइज हुआ, उस दिन वो मर चुका था, या राइट अक्रू ही उस दिन होता है जिस दिन उसकी डेथ हुई है. तो उस केस में जो भी उसका एलआर है, एंड एलआर केपेबल एलआर है, केपेबल मींस माइनर नहीं है, इंसेन नहीं है, तो जिस भी दिन वो केपेबल हो जाएगा उस दिन से टाइम विल रन. एंड सेम इन द केस ऑफ 16 clause 2, यहाँ पे डिफेंडेंट हो गया, दैट इज द प्लेंटिफ एंड दैट इज फॉर द डिफेंडेंट. कोई दोनों में डिफरेंस नहीं, ठीक है. बस एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे केपेबल नहीं लिखा है, ऊपर केपेबल प्लेंटिफ लिखा है और यहाँ पे केपेबल लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो इन द केसेस ऑफ डिफेंडेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ केपेबल लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. उसके बाद nothing in subsection 1 or 2 applies to the suit to enforce the right of preemption. मतलब ये preemption पे apply नहीं करता है. What is preemption? साथ साथ प्रॉपर्टीज का एक्वायर करने का. हाँ, तो preemption पर ये section 16 clause 1 and 16 clause 2 do not apply. हाँ, क्योंकि प्रेम्पशन वैसे भी हिंदू लॉ का कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है, तो वहां पे भी धीरे 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 करके वैनिश हो रहा है इसलिए. उसके बाद 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक. अगर कोई फ्रॉड हो गया है या कोई भी मिस्टेक हो गई है कुछ भी, सो व्हेन वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट. अगर कोई भी फ्रॉड है या कोई भी मिस्टेक है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट रन, तब तक वो रन नहीं करेगा अगर जिस दिन आपको डिटेक्ट हो गया कि फ्रॉड था वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, एंड इट विल रन आफ्टर द एडजुडिकेशन, जब ये चीज सॉर्ट हो जाएगी आपकी. सो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट रन until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or mistake or with the due diligence have discovered it. जब तक डिस्कवरी नहीं होती है, जिस भी दिन से फ्रॉड स्टार्ट हुआ है, जब तक डिस्कवरी नहीं होती है या डिस्कवर कर सकते थे, उतना पोर्शन जो है आपका एक्सक्लूड हो जाएगा. दिस इज अबाउट योर फ्रॉड एंड मिस्टेक. अगर फ्रॉड और मिस्टेक के केसेस है, तो जिस भी दिन फ्रॉड स्टार्ट हुआ है, अदर पार्टी विल डू अ फ्रॉड, और जब तक वो डिस्कवर नहीं होता उतना पीरियड विल बी excluded and added further. ठीक है. Now we come to acknowledgement. What is acknowledgement? हाँ, हम जब किसी भी चीज को क्या करते हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को मान रहे हैं. सो वही बेसिक मतलब वही है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का, बट इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन. डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन मतलब हम किसी चीज को एडमिट कर रहे हैं, वी आर एडमिटिंग समथिंग. लेकिन यहाँ पे इट शुड बी नोटेड दैट द एडमिशन हैज टू बी इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन. अगर आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आई एम नॉट सेइंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, आई एम सेइंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बीच में, विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आपका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए. अगर वो नहीं होता है एंड वो बाद में होता है, तो इट इज नॉट एक्नॉलेजमेंट. वो तभी होगा जब आप विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप एक्नॉलेज करोगे. ना एक्नॉलेजमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, ओरल, रिटन, पॉजिटिव, नेगेटिव. कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल
द केस इज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का केस था, ठीक है। ए ने बी को 1000 टन ऑफ ऑयल दिया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि बी जो है इसके लिए पर्टिकुलर 50,000 रुपीज देगा। नाउ बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिस विद इन बी ने मना किया कि मैं नहीं दूंगा पैसे, उसके बाद 3 years का लिमिटेशन पीरियड रहेगा। उस 3 years में अगर वो किसी भी तरह एक्नॉलेज करे, मतलब एक रिसिप्ट भेज दे, 10,000 का कैश भेज दे, इट इज ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि वो पैसे क्यों भेज रहा है, काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग कर रहा है। या वो ये बोल दे फोन करके कैसे भी कि दिस इज नॉट माई लायबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन हो। तो एक्नॉलेजमेंट अगर वो कर रहा है तो एंड विद द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो क्या होगा, जिस भी दिन वो एक्नॉलेज कर रहा है उस दिन से न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। दिस इज द इफेक्ट व्हेन ही इज एक्नॉलेजिंग, वहां से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब वो सेकंड लास्ट एक्नॉलेज कर रहा है, फिर से न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। तो ऐसे ऐसे कर करके it can go on extending up to as many as years. So it is based upon the doctrine of admission. It applies to both suit and application, any proceeding. अब यहाँ पे in a very recent, not recent but landmark case, तिलक राम versus नाथू में बोला गया that acknowledgement has to be in writing. Has to be in writing. The format has been provided in section 18 explanation 1. See why the acknowledgement has to be in writing, क्योंकि आपने एविडेंस का सेक्शन 91 एंड 92 पढ़ा है, क्या बोलता है, रिकॉल नहीं है। सी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, उसका एविडेंस आप राइटिंग में दोगे। अब नाउ लॉ सेज, आप पढ़ो सेक्शन 18, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। बैराट का मार्जिनल नोट बोल रहा है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, मतलब लॉ इज सेइंग एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी इन राइटिंग। तो अगर वो राइटिंग में है और उसके बाद आप एविडेंस देते हो इन ओरल, विल इट बी कंसीडर्ड? नो। व्हाई? बिकॉज इज सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ दिस। सो अगर आपने एक्नॉलेजमेंट किया है एंड दैट इट टू इन राइटिंग एंड दैट टू इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सो बाद में एंड इट हैज टू बी डेटेड, तभी तो पता लगेगा ना डेट का, क्योंकि अगर डेट का पता ही नहीं है तो आप कैसे एक्सटेंड करोगे कि एक्नॉलेजमेंट वाज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट। फॉर एग्जांपल वो डेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल वो डेटेड नहीं है, तो इस केस में हम ओरल एविडेंस ले सकते हैं जस्ट टू नो कि डेट क्या थी, नॉट फॉर द कंटेंट्स, नॉट फॉर द कंटेंट्स। कंटेंट्स ले नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू नो द व्हाट इज द डेट, क्योंकि डेट जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम क्या नहीं कर सकते, हम यही नहीं पता लगा सकते कि एक्नॉलेजमेंट वाज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट। आगे एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, उसका फॉर्मेट सेक्शन 18 एक्सप्लेनेशन 1 में है। लेट्स रीड इट। Acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of the property or right, or ever that the time for the payment, delivery, performance or enjoyment has not yet come, or is accompanied by refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy, or is coupled with set off or addressed to person other than the person entitled to property or right. तो it can be positive, it can be negative. आगे इंपॉर्टेंट केस है लक्ष्मीनाथ कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये चीज बोला गया दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कॉज ऑफ एक्शन को रिन्यू नहीं कर रहा है, मतलब नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन गया है, बट क्या बना है वो, दैट इट ओनली एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कॉज ऑफ एक्शन तो वही है, लेकिन क्या है, बस 3 साल या 12 साल वो ऐड हो रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट। उसके बाद लाइबिलिटी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ एक्नॉलेजिंग। ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, इट मस्ट बी प्रेजेंट एंड इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग। डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी कंसिडर्ड। अगर कंसिडर नहीं किया है हमने तो हम 91 का हेल्प लेके ओरल एविडेंस ले सकते हैं ओनली फॉर नोइंग द डेट।
only for knowing the date. आगे सेक्शन 19 के बारे में पढ़ते हैं. 19. Effect of payment on the account of debt or of interest on legacy. On legacy. अब यहाँ पे क्या है? See, in section 18, the matter can be of money or without pecuniary interest. कोई मैटर हो सकता है उसमें एक्नॉलेजमेंट. 19 में इट सोली रिलेट्स टू मनी, क्योंकि डेट की बात आ गई ना, डेट तो मनी में ही होगा. अब जब आपने डेट था उसका कुछ अमाउंट दिया या आपने रिकॉग्नाइज किया, दैट अमाउंट्स टू द एक्नॉलेजमेंट. क्लियर? जैसे चेक होते हैं, चेक दिया, डेटेड चेक, ठीक है, डेट लिखी होती है. तो यहां पर भी इन दीज केसेस ऑल्सो, अगर जिस दिन आपने डेट दिया है उस दिन की डेट नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज सेक्शन 91 एंड 92 टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द डेट, वेदर इट फॉल्स विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट. सो नाउ बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 18 एंड 19 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा है. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि 18 में तो दोनों आ रहे हैं और 19 में एक आ रहे हैं, तो बोथ आर ओवरलैपिंग. ओवरलैप, एक दूसरे को इंक्लूड कर रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19. पहला डिफरेंस इज कि इट कवर्स बोथ व्हाइल दैट कवर्स ओनली मनी. ठीक है. फॉर सेक्शन 19 पेमेंट हैज टू बी डन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. जैसे उसमें भी था एक्नॉलेजमेंट हैज टू बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इसमें भी ऐसा ही, इसमें भी ऐसा. दिस इज डन. थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं. 20 वी डोंट हैव टू डू. 25 तक फिनिश, 24 तक फिनिश कर लेते हैं. उसके बाद हमारा सिर्फ एडवर्स पोजीशन रह जाएगा, विच विल बी डीलिंग इन नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास. ठीक है. तो फिर हमारा लिमिटेशन विल बी ओवर. Effect of substituting or adding new plaintiff or defendant. ये आपका सूट चल रहा है. The suit has started. Period of limitation क्योंकि वो उसके अंदर था. This is going on. Suppose the period of limitation ends here. और आप आगे जाकर on this particular date you add plaintiff या फिर defendant. Now, what will be the effect of it? Here the cause of action has started. Here you filed the suit. It has started. वो चल रहा है. यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया. फाइल तो सूट आपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन में किया, वो यहाँ पे खत्म हो गया. आगे जाके जैसे जॉइंडर ऑफ पार्टीज होता है, उनको ऐड कर लिया. तो क्या इफेक्ट होगा इसका? When they were made parties, that was not within the period of limitation. So that इनके against it will be barred. अगर जॉइंडर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉइंडर आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो रहा है, सो इट विल बी बार्ड. आगे, where the after the institution of the suit, new plaintiff or defendant is substituted or added, the suit shall as regard be deemed to have been instituted when he was made the party. So इनके against suit is instituted on the date when they are made the party. अब वो पार्टी बाद में बने हैं तो सूट विल बी ऑटोमेटिकली बी बार्ड. बट इसका एक प्रोविजो है. प्रोवाइडेड दैट where the court is satisfied that the omission to include a new plaintiff or defendant was due to the mistake made in the good faith, it may direct that suit as regards such plaintiff or defendant be deemed to have been instituted on the earlier date.
मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक था तो कोर्ट मान लेगा कि ये भी इसी दिन ही ऐड हुए हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ बैकडेट रिलेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ बैकडेट रिलेशन. Clause 2. Nothing in this subsection shall apply to a case where the party is added or substituted owing to the assignment ये बोल रहे हैं दिस जनरल रूल कि अगर पार्टीज बाद में ऐड हुई हैं तो उसी डेट को हम काउंट करेंगे, विल नॉट अप्लाई टू द क्लॉज 2. व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट मतलब कि आप किसी दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो कोई राइट. फिर डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो सेम. इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हो? डिवॉल्व कर रहे हो. सो नाउ दे आर सेइंग कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेदर दे फॉल इनटू पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट, चाहे इस पीरियड पे करो, चाहे इस पे, किसी भी पीरियड पे असाइनमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में केस था, चल रहा है और किसी प्रॉपर्टी का केस था. बी ने सी को असाइन कर दिया, वो अब सी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट एडेड. नाउ व्हेन सी विल गेट एडेड, ये तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया. दिस जनरल रूल विल नॉट अप्लाई. हम ये मान लेंगे ऑन द बैक डेट ओनली. बैक डेट पर ही सी ने क्या किया था? फाइल किया था. सेम अप्लाइज इन डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट. So the test here is good faith test, just like section 5. Okay. After this, section 22. Continuing breach and tort. In case of continuing breach of contract or tort, a fresh period of limitation begins to run at every moment of the time during which the breach or tort, as the case may be, continues. कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है, बट दैट टू कंटिन्यूइंग, तो वो जब भी ब्रीच करेगा, ठीक, टॉर्ट है, फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस बार बार हो सकता है, तो जब जब होता रहेगा नया कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज. नेग्लिजेंस इज लाइक कि अपर वाली बिल्डिंग के लोग नीचे परेशान कर रहे हैं किसी तरह, ठीक है, नॉट नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ठीक है, किसी तरह परेशान कर रहे हैं, वो डीजे प्ले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो द मोमेंट जब जब करेंगे तब तब नया नया कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज ईच टाइम. 23. Suit for compensation for the acts not actionable without special damage. किसी किसी केसेस के लिए आपको स्पेशल डैमेज प्रूव करना पड़ता है. कैसे केसेस होते हैं वो? लाइक ट्रेसपास. Here you need to prove the special damage, कि डैमेज हुआ है. So in this case, until or unless you do not prove कि स्पेशल डैमेज हुआ है ट्रेसपास से, आप एक्शन नहीं ला सकते. यहां पे आप एक्शन किसका लाते हो? कंपनसेशन का. Computation of time mentioned in instruments. All the instruments shall, for the purpose of this act, be deemed to made with reference to the Gregorian calendar. हम यहाँ पे Gregorian calendar के हिसाब से हमने सारी calculations करी हैं, ठीक है. 25 is just accusation of easement by prescription and 27 is about the 25, 26, 27 ये पोर्शन हम कल डील करेंगे एडवर्स पोजेशन का. देन उसके बाद आपका 29 and 30 are just savings. This is done.